नमस्कार साथियों। आप सभी का स्वागत करता हूं मैं आपके अपने इम्पैक्ट के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करता हूं आपकी पढ़ाई है वो बहुत ही अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं प्लांट पैथोलॉजी के अगले लेक्चर की। ऑलरेडी अपने एक दो लेक्चर हैं वो इस सब्जेक्ट के हो चुके हैं। तो आज के इस लेक्चर में अपन जानने वाले हैं जो पैथोलॉजी से रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं, जो डेफिनेशंस है उनके बारे में। तो आज का जो अपना ये सेशन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाला है। आपके सेमेस्टर एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पोर्टेंट है ही, इसके साथ साथ जो आप सेमेस्टर एग्जाम के बाद में आपकी डिग्री के बाद में बैचलर डिग्री आपकी कंप्लीट होने के बाद में जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देने वाले हो उनके अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन है वो पूछा जा सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन आज के इस सेशन को। तो सबसे पहले आज अपन बात करने वाले हैं इसके अंदर कुछ टर्म्स की। कुछ टर्म्स आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे, जैसे शॉर्ट नोट्स आपके आते हैं, यानी डिफाइन करने वाले जो क्वेश्चन आते हैं। तो लगभग जो डेफिनेशन है वो आपको आज की इस सेशन से ही मिल जाएगी आपके पेपर में। तो चलिए बात करते हैं अपन। सबसे पहला जो अपने पास में डेफिनेशन है या टर्म है वो है इम्यूनिटी। सबको पता होगा, सबने इम्यूनिटी के बारे में सुना होगा। तीन चीजें हैं, एक है इम्यूनिटी, दूसरा है इम्यून और तीसरा है इम्यूनाइजेशन। तीनों की अपन बात करने वाले हैं। तो पहले अपन बात करते हैं इम्यूनिटी की कि इम्यूनिटी है वो होती क्या है। द स्टेट ऑफ बीइंग इम्यून और फ्री फ्रॉम ए डिजीज, या अपन कह सकते हैं द स्टेट ऑफ बीइंग इम्यून यानी प्रतिरक्षित होने की अवस्था या किसी रोग से मुक्त होना। तो उसी को अपन क्या कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। जैसे आपके अंदर कोई रोग हो गया तो किस प्रकार से आप लड़कर उससे दूर हो सकते हो, जो रोग है वो आपके अंदर ना रहे, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, इम्यूनिटी कहेंगे। यानी आपकी इम्यूनिटी है वो काफी अच्छी है, तो उसको अपन कहेंगे इम्यूनिटी। द स्टेट ऑफ बीइंग इम्यून यानी प्रतिरक्षित होने की अवस्था या किसी रोग से मुक्त होना, वही क्या होता है, इम्यूनिटी होता है। इसके अलावा सेकंड है अपने पास में इम्यून। तो इम्यून की अगर मैं बात करूं तो अनेबल टू बी इन्फेक्टेड बाय ए पैथोजन, एग्जेम्प्ट फ्रॉम डिजीज। तो यह भी इम्यून और इम्यूनिटी काफी रिलेटेड है। किसी रोगजनक से संक्रमित न हो सकना, रोग से मुक्त होना, उसी को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे इम्यून कहेंगे। यानी कोई रोग आया, रोग बहुत सारे डिजीज हैं वो चलते रहते हैं। तो आपने देखा कि आपका जो फ्रेंड है आपके साथ में रह रहा है उसमें कोई रोग हो गया, लेकिन आपकी इम्यूनिटी या इम्यून आपका ऐसा था तो आपने उस डिजीज से लड़ने की आपके अंदर कैपेसिटी थी, रेसिस्टेंट थी, तो आपके अंदर वो डिजीज हो ही नहीं पाया। तो इस प्रकार की जो कंडीशन है उसको अपन क्या कहेंगे, इम्यून अपन उसको कहेंगे। यानी अनेबल टू बी इन्फेक्टेड बाय ए पैथोजन यानी किसी रोग जनक से संक्रमित न हो सकना, उसी को अपन क्या कहेंगे, इम्यून कहेंगे। और थर्ड है इम्यूनाइजेशन। इसके अंदर अपन क्या कहेंगे, जो इम्यूनाइजेशन के अंदर अपन क्या करते हैं, जो रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है उसको अपन बढ़ा देते हैं। किसी भी प्रकार से अपन ने इम्यूनाइजेशन, जैसे अपन ने प्लांट को कुछ न कुछ ऐसा केमिकल अपन ने डाल दिया, या अपन ने कुछ ऐसी चीज अपन ने उसके अंदर इस्तेमाल कर लिया, रेसिस्टेंट वेराइटी अपन ने उसके अंदर ग्रो कर ली, तो उसके अंदर किसी पर्टिकुलर या बहुत सारी स्पीसीज है उनके प्रति उसमें रेसिस्टेंट है वो डेवलप हो गई, यानी वो सारे रोग है वो उसके अंदर नहीं हो सकते हैं। जैसे कोविड के अंदर अपन ने देखा था, तो कोविड के अंदर वैक्सीनेशन आपके अंदर हुआ था, सबके अंदर हुआ होगा। तो वैक्सीनेशन के दौरान अपना क्या होता है, इम्यूनिटी है वो बूस्ट होता है। तो यहाँ पे इम्यूनाइजेशन है उसका मतलब यही है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ए होस्ट इम्यून टू ए डिजीज। होस्ट से मतलब है जिसके ऊपर रोग लगने वाला है। जैसे कोरोना की बात करें तो मनुष्य पे जो कोरोना है, कोविड है, वो हुआ था, तो उसके अंदर वैक्सीनेशन हुआ था, तो ताकि उसकी जो इम्यून कैपेसिटी है वो बढ़ सके। किसी रोग के प्रति मेजबान को प्रतिरक्षित बनाने की जो प्रक्रिया है उसी को अपन क्या कहते हैं, इम्यूनाइजेशन कहते हैं। यानी ये जो इम्यून है इसको अपन कैसे बढ़ा सकते हैं, उसी को अपन क्या कहेंगे, इम्यूनाइजेशन कहेंगे। यानी रोग हो ही ना, या रोग से लड़ने की कैपेसिटी है वो डेवलप हो जाए, तो उसके लिए अपन कुछ न कुछ करते हैं, तो उसी को अपन यहाँ पे क्या कहेंगे भाई, इम्यूनाइजेशन है वो कहेंगे। तो इम्यून को बढ़ाना भी आप कह सकते हो सिंपल भाषा में। नेक्स्ट अपने पास में इन्फेक्शन, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट विद इन द होस्ट। मेजबान के भीतर परजीवी का स्थापन होना। इन्फेक्शन से मतलब है, जैसे कोई प्लांट है, मान लो आपके पास में कोई प्लांट था और प्लांट के अंदर कोई होस्ट है, उसने जो पैथोजन है उसने वहां पे अटैक किया, और अटैक करने के बाद में उसने क्या किया भाई, वहां पे एस्टैब्लिशमेंट है वो स्टार्ट कर दिया, यानी उसके अंदर है वो रहना या उसके ऊपर है वो रहना स्टार्ट उसने कर दिया। तो उसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे,
इन्फेक्शन अपन कहने वाले हैं। द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ ए पैरासाइट विद इन द होस्ट, मेजबान के भीतर परजीवी का स्थापन होना, ऊपर भी हो सकता है भीतर भी हो सकता है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे इन्फेक्शन कहेंगे। नेक्स्ट है इंक्यूबेशन पीरियड। इंक्यूबेशन पीरियड जैसे अपन ने एलपीएम के अंदर भी पढ़ा होगा, आपने 11th-12th के अंदर भी पढ़ा होगा इंक्यूबेशन पीरियड, वैसे ही इंक्यूबेशन पीरियड है वो पैथोजेंस का भी होता है। जो रोग कारक होते हैं, रोग जनक होते हैं, उनका भी एक इंक्यूबेशन पीरियड होता है। इंक्यूबेशन पीरियड से मतलब है, मान लो कोई रोग कारक है या रोग जनक है, पैथोजन है, उसने अपना जो होस्ट प्लांट है उस पे उसने एस्टैब्लिशमेंट कर लिया, उस पे वो स्थापन हो गया है, तो उससे स्थापन से लेकर होस्ट प्लांट पे एस्टैब्लिशमेंट होने से लेकर जब वो अपने सिम्टम्स है वो शो करने लगेगा, जैसे किसी प्लांट के ऊपर है वो इन्फेक्शन है वो होना स्टार्ट हो गया और उसके सिम्टम्स अपने सामने आने लग गए, तो इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है, गैप है, उसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे इंक्यूबेशन पीरियड है वो कहेंगे। द टाइम बिटवीन पैथोजन एंट्री एंड द फर्स्ट सिम्टम। जो पैथोजन है, रोग जनक है या रोग कारक भी आप इसको कह सकते हो, तो पैथोजन है उसने जब एंट्री की आपके प्लांट के ऊपर, उससे लेकर जब आपके पौधे के अंदर लक्षण है उसके सामने आने लग गए, लक्षण है वो प्रदर्शित होने लग गए, तो उसके बीच का जो टाइम पीरियड है उसी को अपन यहाँ पे क्या कहेंगे इंक्यूबेशन पीरियड कहेंगे। हिंदी की अगर मैं बात करूं तो रोग जनक के प्रवेश और पहले लक्षणों के प्रकट होने के बीच का जो समय है उसी को अपन क्या कहते हैं फ्रेंड्स, इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। चलिए नेक्स्ट डेफिनेशन की अपन यहाँ पे बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है अपने पास में पोलीजेनिक रेसिस्टेंस। अब पोलीजेनिक वर्ड आ रहा है तो पोलीजेनिक नाम सुन के आप सबको पता होगा, पोली का मतलब होता है बहुत सारे, यहाँ पे लिखा हुआ है जेनिक यानी जीन से मतलब है, यहाँ पे रेसिस्टेंस का मतलब सबको पता होगा। कुछ डेफिनेशंस तो ऐसी है जिनका नाम देखकर ही आप आइडिया लगा सकते हो या उनके बारे में आप बता सकते हो। तो रेसिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, पोली का मतलब होता है बहुत सारे और मल्टी का मतलब भी क्या है भाई, बहुत सारे। ऐसी रेसिस्टेंस या ऐसी प्रतिरोधक क्षमता जो बहुत सारे जीन मिलकर है वो बनाते हैं, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, पोलीजेनिक रेसिस्टेंस कह देंगे। रेसिस्टेंस कंट्रोल्ड बाय मल्टीपल जीन्स, कई जीनों द्वारा नियंत्रित प्रतिरोध क्षमता है, उसी को अपन यहाँ पे क्या कहेंगे पोलीजेनिक रेसिस्टेंट कहने वाले हैं। दोस्तों उम्मीद करता हूँ ये स्लाइड है वो आपको सबको समझ में आई होगी। इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को दे दूं कि जो सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनके लिए इम्पैक्ट एजुकेशन हब है वो कंप्लीट सिलेबस आपको प्रोवाइड करवा रहा है। और इस सिलेबस की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर आपको मिलने वाला है एक तो जो पैनल पीडीएफ है, यहाँ पे जो आपको पढ़ाया जा रहा है ये आपको मिलने वाली है पैनल पीडीएफ, यानी आप नोट्स भी कह सकते हो। अब नोट्स आप सभी ने देखे हैं, हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों के अंदर से आपको ये नोट्स है वो मिलने वाले हैं। तो मैं कहूंगा कि जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट है जिनको इंग्लिश में काफी प्रॉब्लम आती है, देखो आगे चलकर आपको इंग्लिश में पढ़ना है वो स्टार्ट करना पड़ेगा, और मैं तो आपसे यही सजेस्ट करूंगा कि आप स्टार्टिंग से ही इंग्लिश पढ़ना है वो स्टार्ट कर दें, क्योंकि अगर आपने एक बार हिंदी पढ़ना स्टार्ट कर दिया तो लास्ट तक आप हिंदी ही पढ़ते रहोगे। और आगे जाके यदि आपको मास्टर डिग्री करनी है वो या पीएचडी आपको करनी है तो सारा कुछ आपके इंग्लिश में चलने वाला है। जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम आप देने वाले हो तो उसके अंदर भी आपको इंग्लिश में पढ़ना पड़ेगा आगे जाके। तो मास्टर डिग्री का जो प्री टेस्ट होता है उसका जो पेपर है वो भी प्रॉपर इंग्लिश के अंदर ही होता है, हिंदी के अंदर वो पेपर नहीं होता है। तो आपको उसी को ध्यान में रखकर आपकी प्रिपरेशन करनी है, और उसी को ध्यान में रखकर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्सों को ध्यान में रखकर ही ये जो पैनल पीडीएफ है वो अपने क्रिएट की है। काफ़ी मेहनत के बाद में ये पैनल पीडीएफ है वो क्रिएट होती है। तो आप लोगों का एक काम है क्लास को शेयर करना, यानी जो भी क्लासेज आपको यूट्यूब पे मिलती है तो उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि क्लासें आपको कैसी लगती है। इसके अलावा पीडीएफ के साथ साथ में आपको मिलने वाली है क्लासेस, आपको क्लासेस भी इसमें मिलने वाली है, पैनल पीडीएफ प्लस क्लासेस, और ये अब मात्र आपको मिलने वाला है केवल 599 रुपए में। ऑफर चल रहा है, कुछ टाइम के लिए अपन इसको और एक्सटेंड कर देंगे। वैसे 999 रुपए का ये कोर्स था, लेकिन आप लोगों की डिमांड पर जो ज्यादातर एग्रीकल्चर के जो स्टूडेंट है वो मिडिल क्लास फैमिली से आते हैं, फार्मर फैमिली से बिलोंग करते हैं, तो वो इतना ज्यादा पे नहीं कर पाते हैं। वैसे पहले ही बहुत मिनिमम फीस अपन ने रखी थी, उसको भी कम करके मात्र 599 रुपए का अपन ने कर दिए हैं। तो ये कंप्लीट कोर्स है वो आपको इसमें मिलने वाला है। इसको यदि आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आपको इम्पैक्ट एजुकेशन हब एप्लीकेशन है वो डाउनलोड करना है प्ले स्टोर से, और वहां से आप ये ज्वाइन कर सकते हो। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं। नेक्स्ट टर्म है अपने पास में सेटा।
या इंग्लिश डेफिनेशन की अगर अपन बात करें तो ब्रिस्टल लाइक स्ट्रक्चर्स फाउंड इन सम फंगल ट्यूटनिंग बॉडीज, कुछ कवकीय फलन निकायों में पाई जाने वाली कांटेदार संरचना है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सेटा कहते हैं। नेक्स्ट है ब्लास्टोस्पोर्स, ए टाइप ऑफ फंगल स्पोर्स प्रोड्यूस एसेक्सुअली बाय बडिंग। कलीकरण, बडिंग से मतलब है कलिका से, तो कलिकायन के दौरान या कलिकायन प्रक्रिया के द्वारा अलैंगिक रूप से उत्पन्न कवकीय जो बीजाणु है उसी को अपन क्या कहते हैं, ब्लास्टोस्पोर कहते हैं। नेक्स्ट है पैरासाइट, सबने इसके बारे में सुना होगा, सबने इसके बारे में ऑलरेडी पढ़ा होगा कि पैरासाइट है वो आखिर क्या होता है। पैरासाइट या आप कह सकते हो परजीवी भी इसको कह सकते हो, यानी मान लो आपके घर पे कोई गेस्ट आके रहने लग जाए और काफी टाइम तक वो वहां पे रहे तो आपके लिए वो क्या हो जाएगा, एक पैरासाइट हो जाएगा। यानी उसका खर्चा, उसका खाना पीना है वो सब कहाँ से होगा, आपके द्वारा होगा, तो उसी को आप क्या कहोगे, पैरासाइट। एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव ऑन और इन अनदर ऑर्गेनिज्म होस्ट एंड फीड ऑन इट, यानी एक जीव जो दूसरे जीव के अंदर या उस पर रहकर पोषण प्राप्त करता है उसी को अपन क्या कहेंगे, पैरासाइट अपन कहेंगे। जैसे मान लो ये अपना एक प्लांट था और प्लांट के ऊपर क्या हुआ, एक परजीवी आकर है वो रहना स्टार्ट उसने कर दिया और प्लांट से वो अपने न्यूट्रिशन है वो प्रोवाइड करता है, प्लांट से वो सक करता है, तो वो उसके लिए प्लांट के लिए क्या हो गया भाई, पैरासाइट हो गया। जैसे आपके घर पे कोई आके रहने लग जाए, आपका खाना पानी है वो खाने लग जाए, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, पैरासाइट परजीवी कह देंगे। नेक्स्ट है अपने पास में स्पेरोफाइट, एन ऑर्गेनिज्म दैट लाइव्स ऑन डेड ऑर्गेनिक मैटर, यानी एक ऐसा ऑर्गेनिज्म, एक ऐसा जीव अपन कह सकते हैं जो मर्त जीवों पर रहकर उनसे अपना भोजन है वो प्राप्त करता है। मर्त जैविक पदार्थ पर जीवित रहने वाला जीव है वो वही क्या कहलाता है, स्पेरोफाइट कहलाता है। काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, आप लोगों को ध्यान रखनी है, जो मर्त जीवों पे रहता है, डेड। नेक्स्ट है अपने पास में स्पेकुलेटिव स्पेरोफाइट्स, एन ऑर्गेनिज्म that is usually parasitic but can become स्पेरोफाइटिक अंडर सर्टेन कंडीशन। एक ऐसा जीव या अपन कह सकते हैं एक ऐसा जीव जो सामान्यतः तो क्या होता है, पैरासिटिक होता है, यानी परजीवी होता है, दूसरे जीवित जीवों पे रह के अपना भोजन या जीवन यापन करता है, लेकिन कुछ केस में क्या होता है, बट कैन बिकम स्पेरोफाइटिक अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ कंडीशंस के अंदर वो क्या हो जाता है, स्पेरोफाइटिक। स्पेरोफाइटिक के बारे में अभी अपन ने बात की थी कि ऐसे पैरासाइट्स जो मर्त जीवों पे रहकर अपना जीवन यापन करते हैं, तो कुछ कंडीशन में ये क्या करेगा, मर्त जीवों पे रहकर भी अपना जीवन यापन है वो कर लेगा। एक जीव जो सामान्यतः परजीवी होता है, यानी नॉर्मली तो वो क्या होगा, पैरासाइट होगा, परजीवी होगा, यानी दूसरे जीवित जीवों पे रहने का काम करेगा और उनसे अपना फीड है वो कंज्यूम करेगा, लेकिन कुछ स्थितियों में मर्द पदार्थ पर भी रह सकता है, तो उसको अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, स्पेकुलेटिव स्पेरोफाइट। नेक्स्ट अपने पास में ऑब्लिगेट पैरासाइट, ए पैरासाइट दैट कैन ओनली ग्रो एंड मल्टीप्लाई ऑन और इन ए लिविंग होस्ट। ऑब्लिगेट से मतलब है एक ऐसा परजीवी जो केवल जीवित जीव पर रहता है और उसके भीतर यह रह सकता है और उसी से विकसित होता है। ये जो ऑब्लिगेट पैरासाइट्स है ये केवल लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसी पे रहने वाला है, जीवित होस्ट पे ही रहने वाला है। और जो फेकुलेटिव स्पेरोफाइट अपन ने देखा उसके अंदर क्या था, ये जो जीवित पे भी रह लेता है, लेकिन कुछ कंडीशन में क्या होता है, मर्द पे भी डेड पे भी रह लेता है। नेक्स्ट है हाइपर पैरासाइट, ए पैरासाइट दैट पैरासिटाइज अनोदर पैरासाइट, एक परजीवी जो किसी दूसरे परजीवी पर रहकर अपना जीवन है वो निर्भर करता है या उससे अपना जो न्यूट्रिशन है, अपना जो फीड है उससे कंज्यूम करता है। यानी पैरासाइट तो था लेकिन किसी दूसरे पैरासाइट पे वो रहने लग गया, तो उसी को अपन क्या कह देंगे, हाइपर पैरासाइट। नेक्स्ट है होमोथेलिक, फंजाई दैट प्रोड्यूस बोथ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, एक ऐसी फंजाई, एक ऐसा कवक जिसके अंदर मेल और फीमेल दोनों गैमेट है वो फॉर्मेशन उसका होता है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, होमोथेलिक कहने वाले हैं। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, तो ये आप लोगों को ध्यान रखनी है। सेमेस्टर एग्जाम में जो डेफिनेशन आपको देखने को मिलने वाली काफी डेफिनेशन है वो इस क्लास में आपको देखने को मिल जाएगी। नेक्स्ट है अपने पास में हॉरिजेंटल रेसिस्टेंस और सेकंड है वर्टिकल रेसिस्टेंस।
तो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है फ्रेंड्स, ये आपको ध्यान रखना है। ये तो जनरली एग्जाम में आपको देखने को मिलने ही वाली है। 99% चांस है कि हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस या वर्टिकल रेजिस्टेंस है वो क्या होता है। तो चलिए बात करते हैं हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की। पार्शियल रेजिस्टेंस इक्वली इफेक्टिव अगेंस्ट ऑल रेसेस ऑफ ए पैथोजन। आंशिक प्रतिरोध जो रोगजनक की सभी नस्लों के विरुद्ध समान रूप से प्रभावी होता है। यानी कोई ऐसा पैथोजन है, उसकी जितनी भी प्रजातियां हैं उसके प्रति वो क्या होगा, रेसिस्टेंस होगा। उस प्रकार की रेसिस्टेंस को अपन क्या कहेंगे, हॉरिजॉन्टल रेसिस्टेंस। यानी हॉरिजॉन्टल से मतलब है इस प्रकार का, और वर्टिकल की अगर मैं बात करूं तो सीधा ऐसे। तो वर्टिकल तो क्या होगा, पर्टिकुलर एक के लिए होगा, लेकिन इस इतनी दूर एरिया के अंदर जो कुछ भी आने वाला है मान लो वो क्या हो जाएगा, सबको नष्ट कर देगा, तो हॉरिजॉन्टल वो हो गया। समझने के लिए मैं आपको बता रहा हूं। सेकंड है वर्टिकल रेसिस्टेंस, कंप्लीट रेसिस्टेंस टू सम रेसेस ऑफ ए पैथोजन बट नॉट टू अदर। कुछ रोगजनक नस्लों के विरुद्ध पूर्ण प्रतिरोध लेकिन अन्य के विरुद्ध नहीं। यानी कुछ जो स्पीसीज है उनके लिए तो क्या होगा, पर्टिकुलर वो रेसिस्टेंस उसके अंदर होगी, लेकिन बाकी स्पीसीज जो उसकी है उसके लिए नहीं होगी। तो इस प्रकार की जो रेसिस्टेंस होती है उसको अपन कहते हैं वर्टिकल, जबकि सभी स्पीसीज के लिए अगर हो तो उसको अपन कह देंगे हॉरिजॉन्टल। नेक्स्ट है होस्ट, a plant that is invaded by a parasites and from which the parasite obtains its nutrient। होस्ट से मतलब है यदि किसी के अंदर रोग हो जाए तो वो पैथोजन के लिए क्या हो गया, होस्ट हो गया। यानी आपके अंदर कोई बीमारी होती है, कोई रोग होता है, तो आप उस जो पैरासाइट है या परजीवी जो भी है, जो पैथोजन है, रोगजनक है, तो उसके लिए आप क्या हो गए, होस्ट हो गए। तो वह पौधा जिसमें परजीवी प्रवेश करता है और वह जिससे पोषण है वो प्राप्त करता है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, होस्ट कहेंगे। यानी कोई प्लांट था, प्लांट के ऊपर है वो पैरासाइट है या पैथोजन है, उसने अटैक किया और उससे वो अपना न्यूट्रिशन लेना स्टार्ट कर दिया, तो उसके लिए जो प्लांट था वो क्या हो गया, होस्ट हो गया। नेक्स्ट है पैथोजन। अब पैथोजन की बार बार अपन बात कर रहे हैं, तो ये तो रोग फैलाने वाला है भाई, रोगजनक है, रोग को फैलाने का जो काम करने वाला है वो कौन है, पैथोजन। एन एंटाइटी यूजुअली ए माइक्रोऑर्गेनिज्म दैट कैन इंसिट डिजीज। एक कारक या आमतौर पर अपन कह सकते हैं एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव जो रोग उत्पन्न कर सकता है। जो क्या करता है भाई, रोग को उत्पन्न करता है, डिजीज को फैलाने का काम करता है, वही क्या होता है, रोगजनक या पैथोजन होता है। नेक्स्ट है हाइपर सेंसिटिविटी, एक्सेसिव सेंसिटिविटी ऑफ ए प्लांट टिश्यू टू सर्टेन पैथोजेंस। कुछ रोगजनकों के प्रति पौधों की उत्कों की अत्यधिक संवेदनशीलता होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, हाइपर सेंसिटिविटी। यानी कुछ रोगजनक है ऐसे होते हैं जो प्लांट्स है वो उनके लिए ज्यादा ससेप्टेबल होते हैं, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, यहाँ पे हाइपर सेंसिटिविटी कहेंगे। नेक्स्ट अपने पास में इनोकुलम, द पैथोजन और इट्स पार्ट्स दैट कैन कॉज इन्फेक्शन। या तो जो रोगजनक है वो हो गया, या रोग कारक आप कह सकते हो, या उसका कोई पार्ट जो इन्फेक्शन फैलाने का काम करता है, संक्रमण फैलाने का काम करता है, उसी को अपन यहाँ पे क्या कह रहे हैं, इनोकुलम कह रहे हैं। द पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल पैथोजन दैट इज ब्राउट इनटू कांटेक्ट विद द होस्ट। या रोगजनक या उसके भाग जो संक्रमण उत्पन्न कर सकते हैं, या वह हिस्सा जो होस्ट के संपर्क में आता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, इनोकुलम कहेंगे। यानी अपन ने पहले, इससे पहले अपन ने देखा है पैथोजन। पैथोजन अपन ने किसको कहा, रोग फैलाने वाले को, रोग उत्पन्न करने वाले को। लेकिन पैथोजन का ऐसा कुछ पार्ट या ऐसा कोई भाग जो रोग फैलाने का, इन्फेक्शन करने का काम करता है, उसको अपन क्या कहेंगे, इनोकुलम कहेंगे। नेक्स्ट है रेसिस्टेंस, यानी प्रतिरोध आप कह सकते हो। द एबिलिटी ऑफ एन इंडिविजुअल टू एक्सक्लूड और ओवरकम कंप्लीटली और सम डिग्री द इफेक्ट ऑफ ए पैथोजन और अदर डैमेजिंग फैक्टर्स। किसी जीव की रोगजनक या हानिकारक कारक के प्रभाव को पूरी तरह या आंशिक रूप से रोकने या सहन करने की जो क्षमता है, उसी को अपन क्या कहेंगे, रेसिस्टेंस अपन कहने वाले हैं। नेक्स्ट है ससेप्टिबिलिटी, द प्लांट विदाउट इनहेरेंट कैपेसिटी टू रेसिस्ट द अटैक बाय ए पैथोजन और डिजीज। वह पौधा जिसमें रोगजनक या बीमारी के हमले को रोकने की स्वाभाविक क्षमता नहीं होती है, उसको अपन क्या कहते हैं, ससेप्टिबिलिटी कहते हैं। एक तो होता है रेसिस्टेंस, एक होता है ससेप्टिबल। रेसिस्टेंस जो होगा उसके अंदर क्या होगा, रोगों से लड़ने की कैपेसिटी होगी,
तो कोई जो पैथोजन है किसी ने प्लांट पे अटैक किया उस पैथोजन ने, तो वो उसके अंदर प्लांट के अंदर रोग नहीं फैलने दे। तो इस प्रकार की जो कैपेसिटी है उसको तो अपन ने क्या कहा, रेसिस्टेंस का है। लेकिन यदि पौधे के अंदर रोग फैल जाए तो उसी को अपन क्या कह देंगे, ससेप्टिबिलिटी कह देंगे। नेक्स्ट है नॉन होस्ट रेसिस्टेंस, the inability of a pathogen to infect a plant because the plant is not a host of the pathogen due to the absence of something the pathogen needs। किसी रोगजनक की किसी पौधे को संक्रमित करने में असमर्थता, यानी कोई पैथोजन है वो किसी प्लांट को रोग फैलाने में असमर्थ हो जाता है क्योंकि वह पौधा रोगजनक का होस्ट नहीं होता है, क्योंकि वो जो प्लांट था वो उसका कॉमन होस्ट नहीं है, वो उस पर रोग नहीं फैला सकता है, जो उस प्लांट से उसको चाहिए वो नहीं मिल पाता है, तो वो रोग नहीं फैला पाता है। तो इस प्रकार की जो रेसिस्टेंस होती है उसको अपन कहते हैं नॉन होस्ट रेसिस्टेंस। चलिए नेक्स्ट है अपने पास में LD50, लिथल डोज 50, और ये भी आपको ध्यान रखना है, काफी इंपॉर्टेंट है LD50 या लिथल डोज 50। LD50 से मतलब है ऐसी डोज या ऐसा विषैला पदार्थ अपन कह सकते हैं जो प्लांट की 50% पॉपुलेशन या कोई रोग कारक है उसकी प्लांट 50% पॉपुलेशन उसकी ग्रोथ को रोक दे या उसको मार दे, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, LD50 कहेंगे। The minimum concentration of a toxic compound that kills 50% of the population, inhibits 50% of spores germination and cause 50% inhibition of growth। किसी विषैले यौगिक की न्यूनतम सांद्रता, कोई भी टॉक्सिक ऐसा सब्सटेंस हो सकता है उसकी न्यूनतम सांद्रता जो 50% जनसंख्या को मारती है, या हो सकता है 50% बीजाणु अंकुरण है उसको रोक दे, या हो सकता है 50% वृद्धि है प्लांट की उसको या पैथोजन की उसको रोक दे, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, लिथल डोज 50 अपन कहेंगे। देखते हैं अपने पास में एनिमोकोरी, दैट डिस्पर्सन ऑफ प्लांट पैथोजेंस बाय मींस ऑफ विंड, पौधों के रोगजनक का हवा द्वारा फैलाव है, उसी को अपन क्या कहेंगे यहाँ पे, एनिमोकोरी कहेंगे। नेक्स्ट है हाइड्रोकोरी, द डिस्पर्सन ऑफ प्लांट पैथोजन प्रोपुगलेस बाय मींस ऑफ वाटर। हाइड्रो से मतलब यहाँ पे वैसे तो इसके नाम से ही पता चल रहा है, एनिमोमीटर आपने सुना होगा, एनिमोमीटर के बारे में अपन ने पढ़ा भी होगा, तो वो किससे संबंधित है भाई, विंड से संबंधित है। तो यहाँ पे है हाइड्रो, हाइड्रो किससे संबंधित है, पानी से संबंधित है, वाटर से संबंधित है। तो पानी के द्वारा यदि जो पैथोजेंस है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं, जल के माध्यम से पौधों के रोगजनक प्रोप्यूगुल्स का फैलाव होता है, तो उसी को अपन क्या कहेंगे, हाइड्रोकोरी कहेंगे। और एनिमोकोरी है वो अपन किसको कहेंगे, जब जो पौधों के रोगजनक है वो हवा द्वारा फैलते हैं। नेक्स्ट है एंटोमोकोरी, एंटो, अब एंटो सब्जेक्ट अपने चल रहा है तो एंटो के बारे में तो आप सबको पता होगा। जो इंसेक्ट्स है, एंटोमोलॉजी के अंदर अपन क्या पढ़ते हैं भाई, इंसेक्ट, कीट्स के बारे में पढ़ते हैं। तो कीटों के द्वारा यदि जो पैथोजेंस है वो फैलता है तो उसी को अपन क्या कहेंगे, एंटोमोकोरी अपन कहने वाले हैं। द डिस्पर्सन ऑफ प्लांट पैथोजेंस प्रोपोगुलेज बाय मींस ऑफ इंसेक्ट्स, तो इंसेक्ट के द्वारा, वैसे नाम इनकी जो डेफिनेशन है इनके नाम से ही पता चल रही है, तीनों के बारे में आपको रटने की आवश्यकता नहीं है, आपको बेसिक आपको थोड़ा सा ध्यान देना है टर्म्स की तरफ, और आराम से आप उसकी डेफिनेशन है उसको लिख सकते हो, डिफाइन कर सकते हो। तो ये जो अपनी टर्म्स की जो क्लास थी वो कंप्लीट हो चुकी है। उम्मीद करता हूँ आप सभी ने क्लास को एंजॉय किया होगा, सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा आपको शेयर भी करना है ताकि जो आगे वाली क्लासें हैं हम आपको ज़्यादा प्रोवाइड करवा सकें, या जल्दी जल्दी आपको क्लासेज हैं वो प्रोवाइड करवा सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।